हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है। तो इसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा, ठीक है। और कॉन्ड्रियोन, कॉन्ड्रिया नाम बना है, कॉन्ड्रियोन से इसका मतलब होता है ग्रेन्यूल कण। इस वजह से इसको हिंदी में सूत्र कणिका भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज किन्होंने की थी, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोलिकर, ठीक है। इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, हिंदी में आप नोट करना चाहें तो ये कर सकते हैं, कोलिकर कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कीट की जो पेशियां होती है, रेखित पेशियां, स्टेटेड मसल्स होते हैं, उनके अंदर इसकी खोज की थी। कीटों की रेखित पेशियों में इनकी खोज की गई थी। स्टेटेड स्टेटेड मसल जो होती है उनके अंदर खोजा गया था। और फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको नाम दिया फिलिया, ठीक है। एफ से फ्लेमिंग, एफ से फिलिया याद कर सकते हो। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्टमान, और इन्होंने इसको नाम बायोप्लास्ट दे दिया था, ठीक है। तो बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमान ने, फिलिया नाम दिया है फ्लेमिंग ने। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी बेंडा है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है सी बेंडा, इन्होंने इसको नाम दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की पहले हम संरचना के बारे में जानेंगे। तो देखो, इसकी संरचना हमें कैसे दिखाई देती है, तस्तरी जैसी, यानी डिस्क शेप्ड होती है, तस्तरी जैसी होती है, या कुछ कोशिकाओं में ये बेलनाकार भी होता है, ठीक है, यानी सिलेंड्रिकल होता है। इस सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह सिलेंड्रिकल रहेगा। कुछ में ये तंतु जैसा होता है, तंतुमय होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। तो सामान्य संरचना है वो है तस्तरी जैसी, डिस्क डिस्क जैसी, जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। अब इनकी जो संख्या होती है ये भी अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग होती है। जैसे जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ज़्यादा क्रियाशील कोशिकाएं, ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा एक्टिव सेल है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। और जो कम क्रियाशील कोशिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, एक के दुक्का ही रहेगा। जैसे आरबीसी उनमें कम होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। और अगर कोई अनोक्षी शोषण करने वाली कोशिका है तो उनमें भी ये नहीं होगा, ठीक है। और जैसे एक है अमीबा, चाओस बोलकर, अमीबा का नाम है चाओस, चाओस अमीबा, ठीक है, उसमें इसकी मात्रा है ये सबसे ज़्यादा होती है। ये अमीबा है एक चाउस बोलकर, उसके अंदर इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इनमें दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, दो मेम्ब्रेन होती है। एक तो कहलाएगी इसकी बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। इनके अलावा एक और होती है इसमें आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। तो ये दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, ऑर्गेनेली है। अब इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो उसको खाली जगह है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। अवकाश का मतलब खाली जगह हो गया, परी का मतलब चारों ओर, परी प्लस आवरण में आप पढ़ते हो, पर्यावरण के अंदर परी यानी चारों ओर। इंग्लिश में बोल देंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी का मतलब होता है चारों ओर। तो यहाँ पर लगभग ये जो बीच का स्पेस होता है ये 80 से 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, 80 से 100 एंगस्ट्रम के बीच में। अब एंगस्ट्रम का मतलब क्या हुआ, एंगस्ट्रम का मीनिंग हो गया, एक एंगस्ट्रम है ये बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के, ठीक है, एक एंगस्ट्रम, यानी ये नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। अब जो आंतरिक जो बाहरी झिल्ली है उस पर धसे हुए प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको कहते हैं पोरीन, ठीक है, पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं कहाँ पर, बाहरी झिल्ली पर धसे हुए। अब देखो, आप मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में संरचना बताई थी, कोशिका झिल्ली की संरचना। उसमें हमने इस तरह पढ़ा था, कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की ऐसे लेयर थी, दो लेयर थी, है ना, फॉस्फोलिपिड की लेयर, और उनमें प्रोटीन ऐसे धसे हुए प्रोटीन भी थे, ठीक है, और कुछ प्रोटीन बाहर भी थे। तो ये जो धसे हुए प्रोटीन है उनको हमने नाम दिया था अंगभूत प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये वो इंटीग्रल प्रोटीन ही होता है। अब इनके द्वारा कोई भी पदार्थ है इसके अंदर जाएगा या इससे बाहर आएगा, और जो वृहद आकार का पदार्थ है वो भी इसके अंदर आ सकता है। जैसे जिनका जो मोलिकुलर वेट होता है 6000 किलो डाल्टन, अगर इतना मोलिकुलर भाग का है तो वो भी इसके अंदर आ जा सकता है, ठीक है। ओके, फिर हम स्टडी करते हैं कि इसकी आंतरिक झिल्ली। अब आंतरिक झिल्ली है ये अंदर की ओर मुड़ जाती है, और अंदर की ओर मुड़कर एक संरचना का निर्माण करती है जिसको कहते हैं हम क्रिस्टी। क्रिस्टा और क्रिस्टी दोनों शब्द मिलता है। क्रिस्टा हो गया सिंगुलर यानी एक वचन के लिए, और क्रिस्टी हो गया प्लूरल बहुवचन के लिए। तो इन संरचना को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। अब क्रिस्टी पर क्या होते हैं, टेनिस के रैकेट के समान ऐसे कण पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। इनकी संरचना ऐसे है, जैसे ये अपनी झिल्ली है, कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इस तरह कण पाए जाते हैं, ऐसे कण होते हैं टेनिस के रैकेट के समान, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये एक एंजाइम है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है, एटीपी सिंथेज एंजाइम, ये एटीपी बनाने में काम आता है। जो दो कण होते हैं F0 कण
और F1 कण इनसे मिलकर बना होता है, F0 कण और F1 से मिलकर बना होता है एटीपी सिंथेसिस का दूसरा नाम हो गया ऑक्सीसोम, जो मैंने ये टेनिस के रैकेट जैसी संरचना इसमें दिखाई है। अब आंतरिक झिल्ली है उससे घिरा हुआ ये इन अंदर का कंपार्टमेंट है, ये अंदर का भाग है, ठीक है, इसको कहा जाता है आधात्री। आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? आधात्री कहलाएगा। इस आधात्री के अंदर क्या क्या होते हैं? इनमें एंजाइम पाए जाते हैं, आधात्री में एंजाइम पाए जाते हैं, जल तो होता ही है, एंजाइम भी पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें द्विसंयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन इनके अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी बाईवेलेंट जो कैटायन होते हैं, यानी जिनकी संयोजकता 2 होती है, Mg2+ आप बोल देंगे, जैसे मैग्नीशियम आयन आप बोल दोगे, मैग्नीज आयन है वो भी इसके अंदर पाया जा रहा है, Mn2+, या आयरन, ठीक है, फेरस आयन, तो ये सब आयन इसके अंदर भी पाए जाते हैं आधात्री में। ये एंजाइम क्या काम आते हैं? ये श्वसन में काम आने वाले एंजाइम है, जिनको हम कहते हैं ना कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें काम आने वाले एंजाइम होते हैं। अब जो आधात्री है उसकी मेन विशेषता एक और है कि इसके अंदर DNA भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है तो हम इसको बोल देते हैं mtDNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA पाया जाता है। और ये DNA कैसा होता है? ये वृत्ताकार DNA होता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आधात्री में वृत्ताकार DNA, सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। इनके अलावा आधात्री के अंदर हमें देखने को मिलते हैं राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं, आधात्री में राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम भी इसमें कैसे होते हैं? वो राइबोसोम है 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलते हैं। तो राइबोसोम भी होगा, mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी इसके अंदर पाया जाता है। तो देखें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी संरचना हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वृत्ताकार DNA है, सर्कुलर DNA है, और राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उससे ज़्यादा समानता रखता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक थ्योरी है जिसका नाम होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो लिन मार्गुलिस के द्वारा दी गई थी, लिन मार्गुलिस के द्वारा दी गई थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जब कोशिका बन रही थी, यूकैरियोटिक कोशिका का विकास हो रहा था, ठीक है, उस समय यानी जब हम पढ़ते हैं ना पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी बनी, ये पहले सूर्य का टुकड़ा थी, फिर टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर इस पर जीवन उत्पन्न होने लगा। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, उसमें आर्की बैक्टीरिया बना, फिर यूकैरियोटिक कोशिका बनी। जब यूकैरियोटिक कोशिका बनी तो इसके पास में प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गई, जैसे इसके पास में आ गई ये इसको निगल गई, इसको खा गई, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वो प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गई। और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके रूप में आ गई? वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के रूप में आ गई। दो है, किसके रूप में? माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के रूप में। ये थ्योरी कहलाती है सिम्बायोटिक थ्योरी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी संरचना ज़्यादा मिलती है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है रिकेट्सिया, रिकेट्सिया बैक्टीरिया है, उससे इसकी संरचना है ये ज़्यादा मिलती है, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये थी हमारे पास सिम्बायोटिक थ्योरी क्या थी। अब क्या होता है कि जैसे माता पिता से हमें जो DNA RNA, जो खासकर DNA RNA सॉरी DNA मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं, माता से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं। तो पिता से तो हमें केवल गुणसूत्र मिलते हैं, माता से हमें गुणसूत्र तो मिलते ही है, लेकिन साथ में जीव द्रव्य भी मिलता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो पार्ट सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट जो है ये पाया जाएगा, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें जो मिला है हमारी कोशिकाओं में, ये किनसे मिलता है? हमें माता से मिलता है। इसको कहा जाता है मैटरनल इनहेरिटेंस, मातृ वंशागति। तो हमारे अंदर जिसके भी हमारी कोशिकाएं उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमें किनसे मिला हुआ है? माता से मिला हुआ है, ना कि पिता से मिला। पिता से तो हमें गुणसूत्र मिले हुए हैं, 23 गुणसूत्र, और 23 माता से मिले हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा कहा जाता है ये सेमी ऑटोनोमस होता है, अर्ध स्वायत्त शासी होता है। इसका मतलब इसके पास खुद का DNA है, इसके पास खुद का राइबोसोम है, तो इसका मतलब ये अपना खुद के प्रोटीन का निर्माण खुद कर सकता है। इसको जो भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है? एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अपने प्रोटीन का निर्माण, कुछ प्रोटीन का, पूरे प्रोटीन का नहीं, कुछ प्रोटीन का निर्माण ये अपने आप खुद कर लेगा, ठीक है। इसको ना जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उस पर इफेक्ट डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती, उस पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुद बना लेगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी। लेकिन पूरे नहीं बना पाता, कुछ तो इनको न्यूक्लियस से लेने पड़ते हैं, केंद्रक से प्रोटीन लेना पड़ता है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे अर्ध स्वायत्त शासी, यानी खुद का अपना कंट्रोल खुद कर रहा है। अब अगर हम जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियाँ हैं, अगर हम बाहरी झिल्ली हटा दें तो आंतरिक झिल्ली काम कर सकती है। तो इसको अगर बाहरी झिल्ली हटा दें, अब ऐसा जो केंद्रक बचे, माइटोकॉन्ड्रिया बचा, उसको हम कहते हैं माइटोप्लास्ट, ठीक है। माइटोप्लास्ट कैसे कहेंगे? अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी बाहरी झिल्ली को हमने हटा दिया है, तो बाहरी झिल्ली को हटाने पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि
ये प्रोग्राम सेल डेथ के लिए उत्तरदायी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो झिल्ली है उसके अंदर पाए जाते हैं साइटोक्रोम सी। अगर ये निकलकर जीव द्रव्य में आ जाए, बाहर जीव द्रव्य में आ जाए, तो उनमें क्या हो, कोशिका मरना शुरू हो जाती है, कोशिका को मार दिया जाता है, जिसको कहते हैं नेचुरल किलिंग होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है कोशिकाएं की। जैसे हमारी कोशिकाएं काफ़ी टाइम की होगी, एज्ड हो गई है, वृद्ध कोशिकाएं हो गई, तो वो नष्ट होने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम सी होता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर, तो ये बाहर आ जाता है। तो ये किसका संकेत होता है, प्रोग्राम सेल डेथ का। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और इसमें एटीपी को बनाया जाता है। एटीपी इसमें बनती है, इस वजह से हम इसको कह देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह हम इसको कहेंगे, कोशिका का क्या कहेंगे, शक्ति ग्रह कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना।